होगा। अब कहाँ जाए? यहाँ पे। ठीक, हो गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जो है प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रतिशत में सबसे पहले हमें फ्रैक्शन का पता होना चाहिए। फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है? तो प्रतिशत पढ़ने के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन का हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे 1/2 का फ्रैक्शन हमें कितना होता है? 50%। ठीक है, 50%। इसी प्रकार से 1/4 का फ्रैक्शन, 1/4 का मान होगा, इसका होगा 25%। ठीक, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। ठीक है, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा। ठीक है, और जो कि इसमें हम अगर हम कहें कि 19%, तो इसका मतलब हो गया कि 19/100, यानी कि इसका प्रतिशत का अर्थ होता है कि जो हमारा अंश है वो 19 होगा, जो हर है, जो ये हमारा 19 है, ये हमारा अंश है, ये हर है। मतलब प्रतिशत का अर्थ है मतलब बटे में उसके 100 आना चाहिए। ठीक है, किसी भी संख्या का अगर हम 10% निकालें तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक, जैसे 10% हमारा है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/10। इसी प्रकार से 20% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/5 होगा। समझ रहे हैं? तो इस सिस्टम को याद होना चाहिए, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स आते हैं हमारा। तो देखते हैं कि जैसे कि अब कोई संख्या में अब कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन होती है, जैसे 14/2/7 है हमारा। 14/2/7 इसका फ्रैक्शन ज़्यादातर पूछा जाता है, तो कितना होगा? 1/7। ठीक है, 1/7। और इसी प्रकार से हमारा 16/2/3 का फ्रैक्शन 1/6, और 12/1/2 का फ्रैक्शन जो कि 1/8। ये सब संख्या अगर हम याद रखेंगे तो क्वेश्चन को करने में काफ़ी आसानी होगी। तो हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इस सम टर्म को याद रखेंगे, तभी हमारा जाके क्वेश्चन आसानी से हो पाएगा और कम टाइम के अंदर। तो आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें बोला है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। एक तो पहली बात, हमें 20% का फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा 20% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं और इधर बी लिख लेते हैं। बोला है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से, यानी कि बी के वेतन जिससे से लगा है, तो यहाँ पे बी का वेतन वैसे 1/5 होता है, तो 5 से हमारा 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा देखेंगे तो एक की वृद्धि हुई 6 पे। अब बोला है कि बी का वेतन ए के वेतन से, ए का बोला है तो ए को हम, अरे यहाँ पे जो है ए का जो ये मान है, बी का वेतन ए के वेतन से, ए के वेतन से यहाँ बोला है, तो इसको हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, और गुना पे यहाँ पे 100 करेंगे। तो इसके बाद हम इससे भाग देंगे, 1/6 से 100 में भाग देंगे तो आएगा हमारा 16/2/3%। 2/3 को हम लिख सकते हैं एक बटा, अरे सॉरी, इसको लिख सकते हैं 10.66। ठीक है, तो 16.66 ये होता है फाइनली आंसर। समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, ऐसे भी समझ लीजिए। ये ए है, ये बी है हमारा। बी के वेतन से बोला है अधिक है ए। बी का वेतन, यदि बी का वेतन, यदि ए का वेतन बी के वेतन से अधिक है, बी का वेतन हमारा 100 है, तो ए का वेतन 120 है। ठीक, यहाँ से अगर हम चाहें तो फ्रैक्शन में बना सकते हैं,
तो इससे 0 से 0 इसको काट लीजिए, फिर इसको काट लीजिए। 2 पचे 10 और 2 छक्का 12। 6 रेशियो कितना आ गया हमारा? 6 रेशियो हमारा 5 आ गया। अब जो कि इससे कह रहा है कि बी का जो वेतन है, ये हमारा बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? ए के वेतन से। तो हम 6 को नीचे लिखेंगे, उसके बटे में 1 लिखेंगे। 6 के वेतन से 6 से 5 एक कम है, गुना 100 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16.66%, जो कि इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 10,000 है तो 2 वर्ष बाद यह कितनी होगी? ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1/10 का जो फ्रैक्शन होता है, 1/10 का जो फ्रैक्शन 10% जो बराबर होगा 1/10 के। ठीक है, 10% बराबर 1/10 के, तो हम लिखेंगे ये पहला साल है और ये हमारा दूसरा साल है। पहले साल में 10 थी, अब संख्या बढ़ के 11 हो गई। पहले साल में 10 थी, अब बढ़ के 11 हो गई। अब इसका हमने गुना कर देंगे, तो 10 गुना 10 यानी कि 100 रेशियो लगा देंगे, और ये जो कि 11 गुना 11 121। ठीक, तो पूछ रहा है कि यदि वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, यानी कि ये वाली जो है ये पहले की हमारी है, ये पहले है, ये बाद में है, यानी कि वर्तमान में है। बाद मतलब वर्तमान। ठीक, तो वर्तमान में 2 वर्ष बाद कितनी होगी? ठीक है, तो ये जो जनसंख्या हमारी दे रखी है, ये हमारी 10,000 के बराबर होगी। 100 बराबर 10,000। ठीक, तो इससे 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट जाएगा, बच गया 100। 121 गुना 100 कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1200। ये हमारा ऑप्शन नंबर किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में। ये ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यही हमारा सही आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इसके करने के तरीके कई हैं, हालांकि ये रेशियो मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। इसी से हमारा सवाल आसानी से बन जाएगा। ऐसा नहीं तो एक तरीका और देखते हैं, जैसे कि इस पर भी लग जाएगा, पर ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि चीनी की कीमत में, ये बोला है कि यदि 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 चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उनका खर्चा सामान रहे? ठीक है, तो हमें 25% का फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं कि 1/4 होता है। ये पूछ रहा है कि 25% की वृद्धि, पहले 4 खर्चा था, अब खर्चा 5 हो गया। ठीक है, चीनी की कीमत में पहले 4 रुपये थी, चीनी अब 5 रुपये होगी। तो परिवार को कितनी, अपनी खपत में कितनी प्रतिशत कमी करना चाहिए? यानी कि 1 की कमी करेगा और 4 पर। ठीक है, ताकि उनका खर्चा समान रहे। तो ये हमारा हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा? 25%। क्यों?
एक चीनी की कीमत में 25% की अगर हम वृद्धि कर देंगे तो संख्या 4 से 5 हो जाएगी। तो परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए? तो 1% की कमी करेगा 4 पर, तो हमारा जो कि 25% आएगा। या तो फिर ठीक है दोस्तों, समझ आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 60% वोट मिला और वह जो कि 1600 वोटों से चुनाव जीत गया। डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी थी? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। मान लीजिए कि ये उम्मीदवार 1 है, ये उम्मीदवार 2 है। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 60%। सपोज करिए कि फर्स्ट वाला जीत गया, आई सेकंड वाला हार गया। तो जो जीतेगा वो ज़्यादा वोट पाएगा, है कि नहीं? पहला वाला जीता है, पहला वाला हमारा ये जीत गया और ये हार गया। ये 40% पाया, यानी कि ये हार गया। तो जीत हार का, और ये कह रहा है कि वह 1600 वोटों से चुनाव जीत गया। तो 20% के बराबर हमारा 1600, तो 20 पच्चे 100 होगा और गुना 16 यानी कि 80 और गुना 100 कर देंगे तो ये हमारा 8000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। सॉरी, इसमें पूछा है कि कुल डाले गए वोटों की संख्या कितनी है, तो इसमें हमारा 8000 वोटों की कुल संख्या है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आप पूछिएगा कि 20% कहाँ कहाँ से आया, तो 60% और माइनस 40%, इसका जो अंतर होगा वह हमारा 20% के बराबर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ पा रहे हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। सपोज करिए कि टोटल वोट 100 है। अब किसी भी संख्या 100 का अगर हम 40% निकाल देंगे तो बचेगा 60%। ठीक है, या कह सकते हैं कि 60% निकाल देंगे तो 40% बचेगा। यहाँ बोला है कि वह 1600 वोटों से चुनाव जीत गया। कहेगा कि यदि हार गया तब भी हम डिफरेंस लेंगे, क्योंकि जीत और हार का अंतर वोटों में इतना, 1600 वोटों से चुनाव जीता या हारा, या इसका अर्थ होता है कि हम इन दोनों संख्याओं में जो 40 और 60% है इससे हम जो कि अंतर लेंगे, इतने के बराबर ये हो जाएगा। तो पूछा है कि कुल वोट संख्या, तो इसमें हम 100 से गुना कर देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर भी 20% की कमी की जाती है। संख्या में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है? तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो हम याद रखिएगा कि x² बटा 100, यानी कि 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, 400 बटा 100 करिएगा तो इसमें हमेशा कमी होता है, जो कि 4% का कमी। ठीक है, या तो ऐसे कर लीजिए, ये सबसे बेस्ट मेथड है। अगर दोनों संख्या सेम होगी, ये भी 20% की वृद्धि और ये 20% की कमी, तो हमेशा इस केस में कमी होगा 4% की। ठीक है, संख्या अगर 25% हो, 25% वृद्धि दे देगा और इसमें 25% की कमी दे देगा, तब भी जो कि हमारा कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 होता है, यानी कि यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, इतना की हमेशा कमी होगी। इस तरह क्वेश्चन में हमेशा कमी आती है। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हमारा बी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, खर्चे में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। ठीक है,
ये फॉर्मूला होता है, इसी पर हम रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो देखिए बोला है कि आय का 70% खर्च करता है, यानी कि मान लेते हैं इसकी आय 100 है, तो 100 का 70% खर्च करेगा, यानी कि ये 70 खर्च कर दिया, ठीक है। अब बचा इसके पास, इधर लिखेंगे ये आय है हमारी 100, ठीक है। ये आय 100 है और आय का 70% खर्चा कर दिया, यानी कि 70 खर्चा कर दिया, तो बचत किया हमारा 30 का और ये खर्चा हो गया 70। अब कह रहा है कि आय में 20% की वृद्धि होगी, 100 से 120 हो गया, 100 का 20% बढ़ाइएगा तो 120 हो जाएगा। और कह रहा है खर्चे में 10% की वृद्धि, जो 70 है इसका 10% बढ़ाइएगा तो देख लीजिए वैसे 77 होगा, तो 70 का 10% ये करिएगा तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 7 बचेगा, तो 70 में 7 जोड़ दीजिएगा तो 77 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 77। अब यहाँ कह रहा है कि तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, बचत हमारा 30 दे रखा है, ठीक। अब 100 120 में से 77 को घटा दीजिए, देखिए कितना आता है। तो 120 में से यहाँ पे लिखकर और 77 को घटा दीजिए, तो यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 4, 43 आएगा। तो 30 से 43 देखिए कितना वृद्धि हुआ, तो हमारा 13 का वृद्धि हुआ, कितना पर वृद्धि हुआ, तो ये जो बचत है इस पर वृद्धि हुआ, ये जो 30 है हमारा इस पर वृद्धि हुआ, 30 और गुना 100 कर दीजिए, यही हमारा आंसर हो गया, इससे इससे कट जाएगा, तो 130 बटा में 3 कर दीजिएगा, इसको भाग दीजिए, 3 चौक 12 और ये 1 ये 0, फिर 3 तिरिका 9 यहाँ पे, और ये फिर दशमलव लगाइएगा यहाँ पर, फिर 0 बढ़ाइएगा, तो इसी तरह जाएगा, तो ये जो संख्या आएगी हमारा 43.33%, जो कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे आप। इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये जो कि बेस्ट मेथड है और सही भी एक तरह से, इस तरह से लगाएंगे तो गलत होने का कोई चांस नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बोला है कि क्वेश्चन लिखा हमारा कि एक छात्र ने एक संख्या में एक संख्या में 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाए तो 5/3 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 3/5 लिख लेते हैं। जो हर जो हमारा है, ये हर जो वाली संख्या, इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएफ ले लेंगे, तो एलसीएफ ले लेंगे तो 5 से 15 होगा। अब जो कि क्या करेंगे, तो 5/3 गुना 15 कर दीजिएगा यहाँ, और यहाँ पे 3/5 गुना 15, 5 तिहाई 15, और यहाँ से 3 पचे 15, तो ये 25 हो जाएगा, और ये जो कि 9 हो जाएगा। तो इसमें जो हम देखेंगे कि कितना प्रतिशत का कमी हुआ, तो 16 का कितने पर हुआ, तो 25 पर हुआ, गुना 100 कर दीजिएगा, तो 25 चौक 100, 25 चौक 100 और 16 चौक 64, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी आंसर जो कि होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे, ऑप्शन नंबर डी ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो हम जो हमारा हर है इसका एलसीएफ लेंगे, एलसीएफ लेने के बाद इसमें से गुना करेंगे। ये जो संख्या है, बोला है कि प्रतिशत त्रुटि जब कहेगा तब इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। ये जो कि हमारा सही मान है और ये एक त्रुटि वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 9 है, एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 80% गणित में उत्तीर्ण हुए और 10% दोनों में फेल हुए। ठीक है, 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 144 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कुल छात्राओं की संख्या कितनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अंग्रेजी का हो गया और ये हमारा क्या हो गया, गणित का हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम इंग्लिश लिख लेते हैं और यहाँ पे मैथ, जो कि मैथ में हमारा 80% है पास। ठीक है, ये पास का दे रखा है और इधर हमारा 70% जो कि अंग्रेजी का है। और यहाँ बोला है कि 10% दोनों विषयों में फेल हो गए तो 10% यहाँ हम रखेंगे, और जब फेल का दिया है बीच में तो हम फेल का ही दोनों तरफ से निकालेंगे। ठीक है, अगर ये 70% हमारा पास है तो 100 में से 70 घटा दीजिएगा, 30% हमारा क्या है, फेल है। यहाँ ऑलरेडी 10% दे रखा है तो यहाँ बचेंगे 20%, केवल 20% फेल इसमें इंग्लिश में, और जो कि हमारा 80% हमारा गणित में पास है तो 20% फेल हैं जो कि मैथ में। तो इसमें 10% इधर फेल हैं तो 10% ये जो कि हमारा यहाँ पे केवल फेल आ जाएगा। ये इधर 20% इंग्लिश में फेल है, इधर 10% मैथ में फेल है। ठीक है, तो हम फेल का निकाल लेते हैं। 20 + 10 + 10 यानी कि टोटल हो गया 40%। 40% के बराबर 40% तो ये हमारा फेल आ गए हैं। यहाँ दे रखा है कि 144 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो 60% के बराबर 144 हो जाएगा। 60% के बराबर 144, तो 1% के बराबर 144 भागे 60 गुना 100 कर देंगे। कुल छात्राओं की संख्या हम 100 माने थे, अब इसको हम कटा दीजिएगा। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और 6 दूना के 12 और 6 चौके 24, यानी कि 240 आंसर इसका आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ में आया होगा आप सभी को। ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर दिया है। तो एक बार इसको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा है कि एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 80% गणित में उत्तीर्ण हुए और 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 144 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कुल छात्राओं की संख्या कितनी है। एक बार ध्यान से देखिएगा। आइए इस एक बार फिर से मैं डायग्राम को बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये लास्ट बार है, हमें पता है कि आप लोग को सही समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं फिर से इसको बता रहा हूँ। तो ये जो हमारा है ये इंग्लिश का है, ये वाला डायग्राम, और ये वाला हमारा मैथ का। ठीक है, बोला है कि 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यहाँ हम सबसे पहले ध्यान देंगे, ये जो 10% अनुत्तीर्ण है, यहाँ पर 10% जो अनुत्तीर्ण दे रखा है, इस चीज़ को ध्यान देंगे, यहीं से हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगर 10% पास दिया रहेगा तो हम बीच में 10% पास को रखेंगे। जब ये 10% फेल दिया है तो हम सबका फेल का ही निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। इसमें 70% हमारा क्या है, जो कि अंग्रेजी में पास है, तो कहीं ना कहीं 30% फेल रहे होंगे। 100 में से अगर 70% पास हैं तो 30% फेल रहे होंगे, जिसमें से हमारा 10% फेल यहाँ पर बीच में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि हमारा केवल जो फेल बचे वो 20% बचे, और यहाँ पे जो बचेंगे ये 80% अगर मैथ में पास हैं तो हमारा फेल 20% हुए, जिसमें से 10% ये ऑलरेडी फेल है, तो 10% केवल फेल आ गए। ठीक है, ये 10% जो है दोनों में फेल है, इंग्लिश में भी और मैथ में भी। तो अब जो कि फेल का प्रतिशत निकाल लिए, तो अब इसको कुल सभी को हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 40% के बराबर। ये क्या आ गया, ये हमारा फेल का आ गया, क्योंकि बीच में फेल का दे रखा है इसीलिए हमने फेल का निकाला। तो 60% हमारा पास हो जाएगा उसका,
अब जो 60% के बराबर 144 है, तो 1% का मान निकालने के लिए हम 144 भागे 60 गुना 100 करिएगा, तो ये हमारा 240 आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसको देखिएगा कि यदि किसी भिन्न का अंश में 20% की वृद्धि की जाती है, हर में 350 यानी 350 की वृद्धि की जाती है, तो परिणाम भिन्न 5/12 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या होगी। इस तरह क्वेश्चन को हम देखिए, यक्स इंटू यक्स प्लस, ये देखिए ये अंश है और ये हर है, गुना कर दीजिएगा यहाँ, ये 100 और ये हमारा ये भी 100, बराबर में a बटा b कर दीजिएगा, a बटा b यानी कि 5/12। ठीक है, अगर यहाँ पे बराबर नहीं लगाइएगा तो एक स्टेप कम करने के लिए हम इसको इधर देखिए, अगर बोला है कि अंश में वृद्धि करने के लिए तो हम हर में वृद्धि करेंगे, 100 में से 200 वृद्धि करेंगे तो हमारा हो जाएगा y गुना 100 300 हो जाएगा। ठीक है, 100 में अगर 200 की वृद्धि करिएगा तो हमारा 300 हो जाएगा, और यक्स गुना जो कि 350 का वृद्धि होती है, तो यानी कि ये 450 हो जाएगा, और गुना हमारा 5/12। अब इसको कटा दीजिए, 5 छक्का 30, और ये किसे कटेगा, इसको काट दीजिए 15 से, 15 या 45, 15 चौको 60, और इसको काट दीजिए। अब ये जो हमारा आया 30 गुना 30 भागे 12 चौक 48, 3 से कटा दीजिए, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 छक 18, और 2 5 10, 2 8 16, यानी फाइनल आंसर हमारा 5/8 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप सीधे सीधे ये कर लीजिएगा, जैसे इधर लिख देते हैं, ये जो कि हमारा है यक्स गुना 100 300। ठीक है, 100 में अगर हम 100 में वृद्धि करिएगा 200, तो ये हो जाएगा हमारा 300, y गुना 350 की वृद्धि करिएगा तो 100 में 350 जोड़ दीजिए तो 450, बराबर में हम कर दीजिए 5/12। इसको सॉल्व करेंगे तब भी हमारा 5/8 आंसर आएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अब हम वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू दोस्तों।